नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह अंतरिक्ष चेतना के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज ईरान के संदर्भ में मैं अपनी बात आपसे साझा करूंगा। चूँकि ईरान का जो मामला है उससे भारत भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है और वैश्विक दुनिया में तेल के दाम में भूचाल आया हुआ $140 पर बैरल क्रूड पहुंच चुका है और हॉर्मुज से पूरे दुनिया का वैसे तो 20% तेल आता है, गैस आता है, भारत का 40% आता है। अब भारत की समस्या ये है कि भारत में प्रति दिन 50 लाख बैरल तेल चाहिए। अब अगर 40% सप्लाई चेन में भी रुकावट है तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। तो थोड़ी बाजारों में असर पड़ रही है। भारत सरकार ने डाइवर्सिटी ऑफ सप्लाई किया है और काफ़ी हद तक इस पर सफल रहा है तंत्र हमारा उसको डिफिसिट को दूर करने में। इस बीच में वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आ रही हैं। हम सब जानते हैं कि वेनेजुएला में बहुत सारा तेल है और निश्चित तौर पर जब से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण अमेरिका ने किया है तो वो चीन को बड़े पैमाने पर तेल बेचता था। अब वो तेल अमेरिका के इशारे पे जाएगा। तो अभी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली में हैं, अभी 1-2 दिन और हैं। कल दिल्ली में क्वाड का विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन होना है और अमेरिका भारत के बीच रिश्तों में एक नए किस्म की गर्मजोशी आ रही है। ऐसा कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकन एम्बेसी में 250 वर्ष पूरा अमेरिका के होने का जश्न था, उस जश्न में एक लाइव फोन कॉल में कहा और वो पूरा इंटरनेट ब्रेक हो रहा है। एक पक्ष ईरान के युद्ध का ये भी है कि युद्ध अभी तो विराम में चल रहा है और विराम काफ़ी हफ्तों से है, तो क्या अस्थायी विराम होगा, ये भी एक पक्ष है। इस पक्ष पर हम थोड़ा सा ही अभी अपनी राय स्पष्ट देने में सक्षम हैं, इसलिए कि अभी भी अनफोल्डिंग है सिचुएशन, इवॉल्विंग सिचुएशन है। वैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि लगभग डील तय है और एक चीज़ पे मामला फंस रहा है कि यूरेनियम जो इनरिचमेंट ईरान कर रहा है इस्फहान के अपने फैसिलिटी में, वो अमेरिका चाहता है कि उसको दे दिया जाए या कोई इंटरनेशनल जो मंच है उन मंच को दे दिया जाए, ये वगैरह वगैरह को दे दिया जाए। उसमें अभी शायद वार्ता फाइनल स्टेज में नहीं हुई है। वो शायद 60 दिन का अभी एक सीज फायर होगा जिसमें हॉर्मुज तुरंत खोल दिया जाएगा, ईरान पर से कुछ सैंक्शन हटाए जाएंगे, ईरान जो है कुछ गतिविधियों को रोकेगा। इस तरह की चर्चाएं लगभग फाइनल स्टेज में चल रही है। लेकिन इन चर्चाओं का सार ये है कि जब तक ये फाइनल रूप में नहीं आता है कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है। देखिए दोस्तों, ईरान एक बहुत बड़ा देश है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है ईरान का क्षेत्रफल। ईरान यहाँ पाकिस्तान से लगता है और प्राचीन जमाने में भारत का पड़ोसी था जमीनी हिसाब से। लेकिन ईरान टर्की में भी लगता है, ईरान इराक में भी लगता है और ईरान अफगानिस्तान में भी लगता है, तुर्कमेनिस्तान में भी लगता है और समुद्र के किनारे भी लगता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम हम जानते हैं। बड़ा देश है, पॉपुलेशन कम है, 10 करोड़ पॉपुलेशन है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी 2 पाकिस्तान की टेरिटरी ईरान है और पाकिस्तान का पॉपुलेशन 23 करोड़ है, ईरान का पॉपुलेशन 10 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान में लोग कम है, इसलिए इतना बॉम्बार्डिंग हुई है अमेरिका की तरफ से ईरान में। फिर भी जनता का उतना नुकसान नहीं हुआ, लोग कम मरे। फिर भी जो ऑफिशियल सूचनाएं हैं 5000 के आसपास, बट अनऑफिशियली आप माने 4-5 गुना ज़्यादा है, चूँकि ईरान जैसे जगहों पे प्रेस की कोई स्वतंत्रता है नहीं, जो सरकार कह रही है वो हमको मानना पड़ता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये ईरान के लिए डेडली है। और सबसे बड़ी जो ईरान पे असर हुई है कि ट्रंप ने, जो कि बहुत बड़बोले राष्ट्रपति हैं, हम सब जानते हैं, उनको थोड़ी सी पॉजिटिव बुद्धि आई कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और ब्लॉकेट किया। युद्ध कई एक तरह के होते हैं, युद्ध जो दिख रहा है वो भी युद्ध है और युद्ध के तौर पर जो लड़ा जाता है वो भी युद्ध है, लेकिन आर्थिक नाकेबंदी भी एक सबल युद्ध का साधन है और वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और आज ईरान जो है एक बूंद तेल नहीं बेच रहा है और सारे तेल का जो प्रोडक्शन है वो ईरान में मैक्सिमम में जा चुका है। उसके सारे जो तेल रखने के डिपोट हैं, रिजर्वायर हैं, वो खजाने और भर गए हैं लगभग।
तो एक लेवल है कि तेल कुआं ऐसा होता है कि आप बड़े पैमाने पर दोहन करेंगे, अचानक बंद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और फिर बंद करेंगे तो खोलने में तकल्लुफ होगी। तो इन तमाम चीज़ों को देख कर ईरान को भी बहुत बड़ा नुकसान, ईरान की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है, समाप्त के तौर पर है, लोग बहुत उद्वेलित हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ईरान को भी एक मजबूरी है कि इस समस्या से बाहर आए, निजात पाए इसका। अब उसका जो होना है वो तो खैर हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हम इन तमाम मुद्दों पर विश्लेषण कर सकते हैं, चूंकि अमेरिका को निर्णय लेना है, ईरान को निर्णय लेना है। हम एक सजेशन दे सकते हैं, और जब कल अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की जो बैठक हुई हमारे प्रधानमंत्री के साथ, घंटा भर से ऊपर की मीटिंग चली, तो उसमें इस तरह के बात आए होंगे। लेकिन भारत अपने पक्ष को रखा होगा कि जितनी समस्या जितनी जल्दी से सफल माने समाधान हो जाए, निजात हो जाए समस्या से, बेहतर है। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है कि 55 लाख बैरल तेल आप पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, गैस भी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं कंज्यूम। 2030 में भारत 80 लाख बैरल पर डे का कंजम्पशन में जाएगा, और 2047 में जब विकसित भारत बनना है तो लगभग 1 करोड़ का लगभग भारत पर डे कंज्यूम करेगा। 2-3 चीज दोस्तों भारत को विलंब प्रभाव से करना चाहिए। हॉर्मुज संकट जो है वो एक बड़े शिक्षा के तौर पर, लेसन के तौर पर भी हमारे पास आया है। हमको ये लेसन ले लेना चाहिए कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर से हॉर्मुज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने लोगों को उस तरह से नहीं छोड़ेंगे जैसे कि हमने अभी, हम बिल्कुल अवाक रह गए, क्योंकि हमारे पास कॉन्टिजेंसी तैयारी नहीं थी। जैसे कोरोना आई तो हमने उसको कंटेन किया, तैयारी करी युद्ध स्तर पर, वही तैयारी यहाँ भी चाहिए। 2 स्तर की तैयारी चाहिए। पहली बात की लगभग जो बड़े पैमाने पर बिजली भारत में पैदा हो रही है, क्लीन एनर्जी भारत में खुद पैदा करने की जरूरत, चाहे वो विंड पावर हो या सोलार पावर हो या हाइड्रो पावर हो, बड़े पैमाने पर पैदा कर रही है हमारी सरकार, लेकिन और उसमें गति देने की जरूरत है। और जो कुकिंग की बात है, सारे घरों में बिजली है, इसलिए इंडक्शन रख के लार्ज स्केल पर कुकिंग करनी चाहिए, जिससे गैस जो आज हम यूज कर रहे हैं वो गैस जो है बिल्कुल वहीं स्थिर हो जाए, उसकी मांग बढ़े नहीं। ये बड़े पैमाने पे हमको बिजली के उत्पादन में तत्काल क्लीन एनर्जी को बढ़ा करके निश्चित तौर पर इसको देखना है। बड़े पैमाने पर भगवान सूर्य का दर्शन हमें होता है। 45 डिग्री टेम्परेचर भारत में 4-5 महीना पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में होता है, उससे प्रचुर बिजली हम ले सकते हैं। हम नहीं ले पा रहे, उस पर सरकार को और हमको, जनता को भी काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से सामूहिक कलेक्टिव एफर्ट होंगे तब जो है ऐसा होगा। एक तो ये है। दूसरी चीज है कि जो पेट्रोल है, डीजल है, जो क्रूड है, क्रूड के लिए हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है। अफ्रीका में बहुत बड़े लेवल पर क्रूड पड़ा है, अफ्रीका के देशों में जहाँ क्रूड है वहाँ से हमको करना चाहिए आयात, चूंकि बड़े पैमाने पर अफ्रीका और इंडिया का जो बीच में पानी है, वो पानी जो है वो सिर्फ इंडियन ओशन है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, पायरेसी नहीं है, ये सब तरफ प्रॉब्लम नहीं है। फिर वेनेजुएला जैसे देशों से, मैक्सिको से, लैटिन अमेरिका के अन्य देशों से भी हमें तेल लेना चाहिए, गैस लेना चाहिए, अमेरिका से भी लेना चाहिए, रूस से हमारा सदाबहार दोस्त है, हम ले ही रहे हैं, कुछ लेवल में हमको वहां भी लेना चाहिए। हम आशा करते हैं कि यूक्रेन रूस समस्या का भी कुछ निजात, जैसे ईरान वाला निकलेगा तो वहां भी निकलेगा, तो फिर वो फ्रंट भी होगा। लेकिन हमको हॉर्मुज से ये समझना है, ये शिक्षा लेनी है कि हम अब एक क्षेत्र पर अवलंबित नहीं रह सकते, हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है, और उसके लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि देशों की तरफ हम ध्यान देंगे। हमारी विकास की जो गति है वो बाधित ना हो, विकास बहुत जरूरी है हमें। हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2047 में वैश्विक तौर पर एक विकसित भारत का निर्माण करना, $18,000 पर कैपिटा इनकम उस समय लोगों की आमदनी होगी। भारत जो है उच्च आय वाला एक देश, लगभग मध्यम उच्च आय वाला पर कैपिटा आय वाला देश बन जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी, और समता मूलक समाज बनना चाहिए। और उसके दिशा में जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तो समता मूलक समाज कैसे बनाएंगे? डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि आपने ये तो बना लिया, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दे दिए, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं आएगी सिर्फ वोट के राइट्स के देने से। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आप कर देंगे, तो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो है वो देने के लिए पैसा चाहिए। कौटिल्य ने कहा अर्थशास्त्र में कि कोष चाहिए, बहुत राजा का कोष भरा होना चाहिए।
तो जब विकास होगा तो कोष भरेगा, तमाम वेलफेयर स्कीम्स हम लॉन्च करेंगे और जनता को जो गरीबी की रेखा से नीचे उनके विकास की मुख्य धारा में उनको समाहित करेंगे। और निश्चित तौर पर ये बड़ी चीज होगी और इस बड़ी चीज को करने के लिए भारत को अबाध तरीके से अपने विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फॉर्चुनेटली मोदी सरकार सक्षम है विदेश नीति के फ्रंट पर कि डाइवर्सिफाई तुरंत करे तमाम जो है क्रूड के सप्लाई के लिहाज से। और वह जैसा ऐसा हम अगले 6 महीने में करने में सफल रहे, बहुत बड़े पैमाने पर हमने किया है अभी तत्कालिक तौर पर, इमरजेंसी के तौर पर, लेकिन वो एक ढर्रा पे आ जाए, वो एक बिल्कुल पैटर्न पे आ जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ी व्यवस्था होगी देश के लिए, देश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा तरीका होगा और बड़े पैमाने पर हम विकसित भारत की ओर बढ़ पाएंगे। इस तरह के संकट जैसे ईरान और अमेरिका के लड़ाई में हॉर्मुज बंद हुआ, इस तरह के संकट दुनिया में आते रहें, लेकिन हमको ये देखना है कि विकास की अपनी धारा को हम अवरुद्ध न होने दें, लगातार विकास की प्रक्रिया को, सतत विकास की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ें और इस तरह के तमाम काम को बखूबी करें। सरकार के लिए चुनौती भी है लेकिन अवसर भी है, इस अवसर को सरकार को ग्रैब करना चाहिए, जनता को भी उसमें साथ देना चाहिए। जनता हर समय सरकार के साथ होती है इन सवालों पर, राष्ट्र प्रेम हमारे जनता के बीच बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन निर्णय तो सरकार को लेनी है और सरकार को निर्णय तत्काल प्रभाव से लेके उसको अमली जामा पहनाना चाहिए और डाइवर्सिफाई करके कोई भी संकट हो हमारा चारों तरफ से आए। और ईरान में अब जब तेल खुलेगा, जब सैंक्शन उठेगा तो ईरान से भी हम $10 लाख 10 लाख बैरल तेल पर डे ले सकते हैं, सस्ते दरों पर ले सकते हैं। ईरान बहुत दूर भी नहीं है, 17-18 घंटे में जो है हमारा ईरान से जो भी टैंकर चलता है तेल का वो पहुंच जाता है बंबई के आसपास के इलाकों में। तो निश्चित तौर पर इन चीजों को देखते हुए हमको अपने नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है और देश की विकास की जो धारा है उस धारा को लगातार प्रवाहित करने की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस प्रश्न पर बहुत ही गंभीरता से सोच रही है और इस पर पर्याप्त एक्शन लेगी। नमस्कार।